गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की कक्षा क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कि भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन, विकास और उपयोग पढ़ेंगे। आप लोग संसाधन के बारे में जानते होंगे कि संसाधन क्या है। वे सभी चीज़ें जो कि मानव जीवन को सुखपूर्ण और सुविधापूर्ण और आसान बना दे, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास मानव कैसे करता है, किस प्रकार संसाधन को मानव ने खोजा, नए नए संसाधनों की खोज हो रही है, उनको देखेंगे। और किस प्रकार से संसाधन का उपयोग करना है कि हम स्वयं भी उपयोग करें और साथ ही साथ अगली पीढ़ी के लिए बची हुई भी रहे। हम इतना ना उपयोग कर ले कि अगले आने वाली पीढ़ी को संसाधन मिले ही नहीं, तो उनको भी देखेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही आसान है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको इस तरह से समझा दें कि आपको इसमें किसी भी बात को याद नहीं रखना पड़े। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने रेफरेंस के लिए भारतीय भवन का बुक लिया है, तो चलिए देखते हैं संसाधन, विकास और उपयोग। हम लोग बड़ी बारीकी से एक एक बातों को देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है संसाधन, विकास और उपयोग, तो पहला टॉपिक है कि संसाधन का अर्थ क्या। अर्थ होता है संसाधन का, मीनिंग ऑफ रिसोर्स। देखिए, थोड़ा बहुत हम लोग कुछ चीज़ों का इंग्लिश भी जानते जाएंगे। संसाधन, इसको इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। संसाधन का अर्थ, संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं संसाधन। तो एक चीज आप लोग देखे होंगे कि स्वर्ण स्वर अगर कहीं लगा हुआ रहता है तो उसका अर्थ होता है सुंदर, सुगम, उपयोगी। और यहां पर है साधन। वे सभी पदार्थ, वे सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन को, हमारे अर्थात मनुष्य के जीवन को सुखपूर्ण बना दे, सहज बना दे। वे सभी चीजें जो मानव जीवन को सुखपूर्ण बना दे, सहज बना दे, सुविधा संपन्न बना दे, साधारण भाषा में कहें तो आसान बना दे, क्या कहलाते हैं, संसाधन। ठीक, तो आप इनमें से देखिए तो कौन कौन सा आपके पास ऐसी पदार्थ हैं या ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आपके मानव जीवन को सुखपूर्ण, सहज और सुविधा संपन्न बना रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, सूरज की रोशनी, नहीं, हवा, जल, आप जिस मोबाइल में लेक्चर देख रहे हैं वो, ठीक, भोजन, खाद्य पदार्थ, घर, मोटरसाइकिल, आपके दरवाजे पे बंधा हुआ पशु, आपके दरवाजे पर बंधा हुआ पशु, ये सभी क्या है, संसाधन है। पशु भी तो संसाधन है, उससे आपको
दूध मिलता है, मांस मिलता है, आप उनका उपयोग बोझा ढोने में करते हैं, आप उनकी सवारी करते हैं, तो पशु भी तो साधन है, पशु भी तो हमारे काम को आसान बनाता है। तो वो सभी चीज़ें जो हमारे कार्य को क्या करे, आसान बना दे, हमारे जीवन को सुख से भर दे, क्या है, संसाधन है। तो ये आप समझ गए। कह रहा है कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, संसाधन कहलाता है। यहाँ केंद्र में क्या है, मानव है। संसाधन किसके लिए है, मानव के लिए है। जो मानव क्या है, बहुत ही स्वार्थी जीव है, और इसीलिए जो मानव के जीवन को सुखपूर्ण, सुविधापूर्ण, सहज, सुगम बना दे, वही संसाधन है। मानव के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि मानव अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे अन्य जीव रहे अथवा न रहे, लेकिन मानव स्वयं रहना चाहता है, स्वयं अपने जीवन को अधिक से अधिक सुविधापूर्ण बनाना चाहता है। उसी का प्रतिफल है कि कई सारे जीव प्रकृति से विलुप्त हो गए। तो कह रहा है कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, एसेट्स बन जाए, संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण परिजोर आवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर मौजूद पदार्थ, हमारे चारों ओर जो आवरण, आवरण मतलब होता है घेरा, क्या है, पर्यावरण। आप अपने चारों तरफ एक बार नजर दौड़ाइए, जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब क्या है, आपके पर्यावरण है, नहीं? और उसमें जो जो पदार्थ हैं वो आपके पर्यावरण में मौजूद पदार्थ है। तो कह रहा है कि पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, संसाधन है। एक तो मनुष्य की आवश्यकताओं का अंत नहीं है। मनुष्य प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे लालची जीव है, नहीं? इसको एक कविता के माध्यम से थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, संसाधन। तो आसान है, वह अपने भाषा में भी लिख लीजिएगा। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सा पूछा जाएगा कि परीक्षा में संसाधन क्या है, तो वे सभी पदार्थ जो हमारे जीवन को सुखी, सुविधा संपन्न, आसान, सुगम बना दे, संसाधन है। ठीक। अब दूसरा टॉपिक है कि मानव एक संसाधन के रूप में, मानव क्या है, स्वयं भी एक संसाधन है। कैसे है मानव स्वयं एक संसाधन? विचार कीजिए। आप घर में खाना खाते हैं, खाना आपको बना करके कौन देता है? आपकी माँ देती है या अन्य कोई भी लोग देते हैं। तो भोजन आपके जीवन को क्या करता है? सुखपूर्ण बनाता है। आपको उससे ऊर्जा मिलती है और आपका जीवन सहज हो जाता है। तो भोजन बनाने वाले जो लोग हैं वो क्या है? आपके लिए संसाधन है। ठीक। दूसरा बात, आपको आपके घर से शहर जाना है, मार्केट जाना है। ठीक। तो मार्केट ले जाने के लिए जो वाहन है, तो वाहन को चलाने वाला जो चालक है वह क्या है? संसाधन है। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाने वाले शिक्षक क्या है? संसाधन है। अब शिक्षक संसाधन कैसे है? शिक्षक आपको ढेर सारी ज्ञान की बातें बताता है। उस ज्ञान से क्या होता है कि आपका जीवन सुखपूर्ण बनता है, सुविधा संपन्न बनता है। तो शिक्षक भी क्या है? संसाधन है। आपके पिताजी आपको पैसे देते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए, तो पिताजी भी क्या है? संसाधन है। तो इस प्रकार मानव एक संसाधन के रूप में, मानव शरीर स्वयं भी सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि
इससे जीवन के अनेक कार्य किए जाते हैं। देखिए बहुत सारा कार्य भी हम लोग देख लिए, बोझा ढोना, कार्यालय का काम, शिक्षा देना, वाहन चलाना, मवेशी पालन करना, कृषि करना। तो मानव स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर और अपनी विभिन्न तकनीक समझ रहे हैं ना, तकनीक क्या करता है, हमारे जीवन को आसान बना देता है। नहीं, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपको गड्ढा खोदना है, आप अकेले अगर गड्ढा खोदना चाहेंगे, आपको कह दिया जाए कि 10 मीटर लेंथ और का एक गड्ढा खोदना है, जिसकी गहराई भी 10 मीटर हो, चौड़ाई भी 10 मीटर हो, और आपको फावड़ा दे दिया जाए, कुदाली, और बोले उसे जाओ तुम गड्ढा खोदो इसका, तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन वहाँ हम लोग पॉकलेन से, जेसीबी से खुदाई करेंगे। तो जेसीबी और पॉकलेन क्या है, टेक्निक्स है मानव का। जेसीबी और पॉकलेन को मानव ने इजाद किया है, मानव ने उसका आविष्कार किया है। तो मानव अपनी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है तथा प्रकृति की अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने के लिए अपनी कार्यात्मकता, कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की क्षमता का विकास करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्व के हैं। प्रकृति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, मानव का क्रियाकलाप। मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन यूं ही पड़े रह जाएंगे। कौन उपयोग करेगा, कौन उपभोग करेगा? सबसे बड़ा उपभोक्ता प्रकृति का मानव। नहीं, प्रकृति को का सबसे अधिक दोहन करने वाला मानव, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला मानव। तो मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्व के हैं। मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन यूं ही पड़े रह जाएंगे। कौन खान से सोना निकालेगा, कौन कोयले के खदान से हीरा का इजाद करेगा, कौन करता है? अन्य पशु पक्षियों, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस को हीरे की आवश्यकता है नहीं, वो कार्य मानव का ही है। क्योंकि मानव प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे लालची जीव है। तो अपने अनुपम साहस, अनुपम जिसकी उपमा नहीं हो, अन्य जीव इस उदाहरण में सेट नहीं करते हैं। इतना साहस है मानव का। वो 2 किलोमीटर अंदर गहराई तक चला जाता है खदान में। वो 8000 मीटर की ऊंचाई पर जो पर्वत है वहां पहुंच जाता है कुछ खोजने के लिए। असंतुष्ट है मानव। अनुपम साहस अपितु दुस्साहस, अनुपम साहस को ही दुस्साहस कहा गया है। मतलब एक बड़ा जोखिम लेकर के कार्य करना, पराक्रम, शौर्य, संघर्षशीलता, ज्ञान, विलक्षण प्रतिभा, जिज्ञासा और सूझबूझ, अन्वेषण, खोज करने की तीव्र उत्कंठा। उत्कंठा का अर्थ होता है इच्छा इत्यादि गुणों के कारण मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य। पूछा जा सकता है परीक्षा में, सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य। यह स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, सबसे अधिक कंज्यूम करने वाला। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में। मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में। निर्माता मतलब निर्माण करने वाला,
बनाने वाला नहीं। मानव क्या करता है? सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है, उसको बनाता है नहीं। तो चलिए देखिए किस प्रकार, देखते हैं हम लोग किस प्रकार मानव संसाधन का निर्माता है। कह रहा है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व एग्जिस्टेंस, कि वह पदार्थ है अथवा नहीं है, अस्तित्व, उस पदार्थ का क्या वजूद है, उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य संक्रिया पर निर्भर करता है। कोई भी चीज़ हमारे लिए कितना उपयोगी है उसी पर निर्भर करेगा कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। एक उदाहरण समझिए, मान के चलिए कि आप एक नाम सुनेंगे धतूर। वैसे तो धतूरा का भी काम है, वो ड्रग्स बनाने में यूज आता है, लेकिन आम जीवन में धतूरे का कोई उपयोग नहीं है। अगर वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, लेकिन मानव क्या किया, उसको अपनी सूझबूझ से उसका मेडिसिन बनाया, उसका दवा बना लिया। तो धतूरा जो कि किसी भी कार्य का नहीं था, कोई भी काम का नहीं था, लेकिन मानव ने अपनी टेक्निक्स से उसमें जो ड्रग्स वाले गुण है उससे फिर ड्रग्स बना डाला। तो कह रहा है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य संक्रिया पर निर्भर करता है। जो पदार्थ हमारे लिए जितना उपयोगी है वह उतना ही सुंदर संसाधन है। अगर उपयोगी नहीं है तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। कोई पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता है। ठीक। छोटा नागपुर पठार के खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व न था, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन न बन पाए। छोटा नागपुर पठार है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू आप लोग पठार समझ रहे हैं कि सामान्य भूमि से थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र होता है, वो पठार कहलाता है। तो एक छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार मेनली झारखंड में है, लेकिन उसके कुछ हिस्से बिहार में भी हैं, कुछ हिस्से बंगाल में भी है। आपको हम छोटा नागपुर पठार थोड़ा सा बता रहे हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसमें नहीं देख पा रहा है। ये झारखंड दिख रहा होगा, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये बिहार का कुछ हिस्सा, ये छोटा नागपुर पठार आता है। इसको अगर और अच्छे से हम लोग देखेंगे तो इस मैप में देखिए, ये रहा छोटा नागपुर का प्लेट्यू। कई पठार हैं हमारे इंडिया में, बुंदेलखंड का पठार, मारवा का, मालवा का, डेक्कन, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना का, शिलोंग का। तो उसी तरह से ये छोटा नागपुर का है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए, हम आपको भी बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। इसमें कई उप पठार भी हैं, जैसे कि रांची का, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो इसका उप पठार या सब प्लेट्यू कहलाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया
ये देखिए एक बार थोड़ा सा, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये पहाड़ी एरिया, ये जमीन से थोड़ा सा ऊंचा एरिया है। छोटा नागपुर पूर्वी भारत में स्थिर एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, अभी हम लोग बोले थे कि झारखंड का अधिकतर हिस्सा, इसमें झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा, ये सब आप नोट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है। क्योंकि चर्चा हो गई है तो प्रश्न में पूछा जा सकता है। छोटा झारखंड का अधिकांशतः हिस्सा और उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। छोटा नागपुर पूर्वी भारत पर स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। ठीक, इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है। झारखंड के पूर्व में क्या बिहार है, तो वहाँ तो गंगा का मैदान है ही, और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। और थोड़ा सा इसका विस्तृत देखिए, कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इस पठार में नागपुर शायद यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख, नागपुर शायद यहाँ पर प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजा रहते थे, उसी के नाम पर इसका नागपुर पड़ा है। छोटा नागपुर की जो बनावट है पथरीली परतों भूविज्ञान से बना हुआ है। यहाँ कोयला मिलता है, बॉक्साइट मिलेगा, कई वन अभ्यारण्य है यहाँ पर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, अवरक, इसको नोट कर लेंगे। छोटा नागपुर डैश दे करके लिख लेंगे कौन कौन सा खनिज मिलता है। तो अवरक, माइका जिसको बोलते हैं। माइका आप लोग देखे होंगे, जब बालू देखते होंगे तो बालू में एक चमकीला शीशे की तरह छोटा छोटा पदार्थ होता है, वही माइका होता है। अवरक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोह अयस्क, लोहा और कोयला इसमें मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटा नागपुर हम लोग देख लिए। तो जब तक हम लोगों को पता नहीं था कि छोटा नागपुर में जो जो खनिज मिल रहे हैं उसका क्या उपयोग है, तब तक छोटा नागपुर हमारे लिए संसाधन नहीं था। जैसे ही पता चला कि छोटा नागपुर में जो मिलने वाले ये सभी खनिज हैं, इनका बहुत ही अधिक उपयोग है जीवन में, तब वो क्या बन गए, हमारे जीवन के लिए संसाधन बन गए। तो इसी देख रहे, छोटा नागपुर पठार के खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व न था। कोई नहीं जानता था कि इसका क्या यूज होगा, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन न बन पाए। किंतु जब खनिजों का महत्व समझा जाने लगा और लोगों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर उनका निष्कासन आरंभ किया, उसको निकालने लगा, उसका खनिज निकालने को कहते हैं खनन। उनका खनन करने लगा, खुदाई करके समझा जाने लगा, और लोगों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर उनका निष्कासन आरंभ किया तथा उपयोग करने लगा, तब वे खनिज संसाधन बन गए। इन खनिजों में छोटा नागपुर क्षेत्र को आर्थिक विकास का सुअवसर प्रदान किया। अब बताइए कि इससे आर्थिक विकास कैसे होगा, इससे आर्थिक विकास कैसे होगा। अब समझ सकते हैं, जब आपके ज़मीन से लोहा निकलने लगेगा तो फिर आपका ज़मीन कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, कितना कीमती हो जाएगा। बस वही बात हुई।
अब यहाँ से बॉक्साइट निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, तांबा बहुत महंगा है, कोयला निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, बहुत कीमती हो गया। सरकार ने इस ज़मीन का अधिग्रहण किया और किसानों को बहुत अधिक पैसे मिले। साथ ही साथ यहाँ पर खनन के लिए कल कारखाने लगे, तो उनसे भी रोजगार व्यवसाय का साधन बढ़ा। तो ये आर्थिक विकास, इसी प्रकार से आर्थिक विकास का सुअवसर प्रदान किया। अब उसके बाद फिर आगे देखिए, पेज नंबर 4 कह रहा है कि एक वेन डायग्राम है, इसको भी समझा देंगे। कह रहा है कि इसी तरह पश्चिमी घाट पर्वत जो है, पश्चिमी घाट आपको भारत का मैप देखेंगे तो आपको हम दिखा रहे हैं भारत का मैप, तो समझना बहुत आवश्यक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का ये सब रीजन है। ये सब रीजन क्या है? ये सब पश्चिमी घाट का रीजन है, ठीक। ये पूर्वी घाट का हो गया। तो उसी तरह से पश्चिमी घाट में क्या है? जोग जलप्रपात। कोई रेज करना, तो पश्चिमी घाट का जोग जलप्रपात इसी तरह पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी घाट देख लिए, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी भाग में जोग जलप्रपात है, जोग वाटरफॉल। इसको भी हम लोग देखेंगे, कर्नाटका में पड़ता है। युगों तक जल की धारा बहाता रहा। जोग जलप्रपात से युगों तक जल की धारा बहती रही, लेकिन लोग नहीं जान रहे थे कि इस जल की बहती धारा का क्या उपयोग करेंगे, इसलिए इसका कोई यूज नहीं कर रहा था। जब जाना कि इसका हम लोग हाइड्रोलिक प्लांट लगा करके इससे बिजली बना सकते हैं, तो फिर जोग जलप्रपात का जो जल बर्बाद हो रहा था, वह जल हमारे लिए क्या हो गया? एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। युगों तक जल की धारा बहाता रहा, किंतु जब शक्ति के विकास में, पावर के डेवलपमेंट में, या ऊर्जा के डेवलपमेंट में, या इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट में, या प्रोडक्शन में इसका यूज होने लगा, तो फिर जल विद्युत उत्पादन हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए किया जाने लगा। तब वह संसाधन के रूप में उभर आया। नदियां तभी संसाधन बन पाती है जब मानव उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्योद्यम का क्या अर्थ होगा? मत्स्योद्यम, मत्स्य, मछली और उद्यम, उद्यम मतलब ऐसे होता है रोजगार। तो मछली पालन क्या है? एक प्रकार का रोजगार है। तो मत्स्योद्यम में, जल यातायात में और ऐसी ही अनेक आर्थिक क्रियाओं में करने लगता है, तो वह संसाधन हो जाता है। जल यातायात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। अभी न अन्य संसाधनों से, अन्य यातायात के साधनों से माल का कैरिज होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, लेकिन पहले के समय में ज़्यादातर समुद्र में जहाज़ों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह महत्वपूर्ण या आवश्यक सामानों को ले जाया जाता था। अभी भी ले जाया जाता है। उसी में भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने ठीक ही कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका कथन, आप लोग ध्यान में रखेंगे।
संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। संसाधन हुआ नहीं करता, उसको बनाया जाता है। इसीलिए मानव क्या करते रहता है, बहुत सारी चीज़ों को खोजते रहता है, जगह जगह जाता है कि भाई कौन सा चीज़ हमारे लिए इसको हम किस प्रकार से हम अपने जीवन में उपयोग करें कि जो हमारे लिए संसाधन बन जाए। अभी मनुष्य, हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाने लगे हैं। क्यों? चंद्रमा को एक संसाधन बनाने के लिए। ऐसे तो चंद्रमा संसाधन है ही, रोशनी मिलता है उससे, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जाने लगे हैं वहाँ पर कि चाँद पर, चूँकि पृथ्वी की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में यहाँ से लोगों को चाँद पर शिफ्ट किया जाए, मंगल पर जीवन खोजा जा रहा है। तो संसाधन होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। मानव अपने प्रयास से किसी भी वस्तु को संसाधन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सर जॉग वाटरफॉल देख लीजिए। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जलप्रपात समझ रहे हैं, ये है जलप्रपात। देखिए ये पानी इधर से भी गिर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक। तो ये जोग जलप्रपात कहाँ है? यहाँ पे कर्नाटक में। जोग वाटरफॉल, बड़ा ही खूबसूरत जगह है यह। जोग भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले की, ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रिजल्ट क्लोजर टू यू नॉट नो। जोग भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले की सागर तालुका में स्थित एक नगर है। तालुका जिला को कहते हैं उधर, नहीं तालुका गांव को कहते हैं, या वो स्थान का नाम होता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये शरावती नदी से निकलती है यह सब प्रश्न पूछा जाता है। जोग भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले की सागर तालुका में स्थित एक नगर है। जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, 10th में तो नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, तो जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। जोग भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले की सागर तालुका में स्थित एक नगर है। जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत की, ठीक, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों, राजा, रॉकेट, रोलर और रानी, 4 देखेंगे आप, 1 2 3, ये 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम है जेरस्पा। तो एक हमारे यहाँ पे ककोलत जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात जो नवादा में है, यहाँ कल या परसों माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पुनर्सौंदर्यीकरण करके फिर से वो उनको पब्लिक को सबमिट किए हैं, ककोलत जलप्रपात। उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल ही इसका
ककोलत जलप्रपात को कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका सौंदर्यीकरण किया करके पुनर्उद्घाटन किया है। प्रपात ककोलत वाटरफॉल नहीं आ रहा है। ककोलत बिहार का वाटरफॉल है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका ककोलत वाटरफॉल। नवादा जिले में स्थित है, देखिए है ना, ककोलत वाटरफॉल। ककोलत जलप्रपात का सीएम करेंगे उद्घाटन। ये कल का ही न्यूज है, अगस्त 3 अगस्त को इसका ये हुआ है। इसका रिनोवेशन किया गया, फिर से इसको चलिए हम लोग वहां देखते हैं। तो संसाधन, तभी कोई चीज संसाधन बनता है जब उसका उपयोग मानव के जीवन के लिए होता है। अगर मानव के लिए वह उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन नहीं है। ये वेन डायग्राम देखेंगे हम लोग, बीच में मानव है, ये प्रकृति या भौतिक वातावरण मानव के एक तरफ, दूसरी तरफ मानव की तकनीकी, फिर शिक्षण संस्थाएं। तो मानव किसी चीज को संसाधन बनाता है कैसे? तकनीकी के आधार पर। शिक्षण संस्थाएं से मानव को ज्ञान प्राप्त होता है कि यह चीज हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, और फिर टेक्निक्स का यूज करके प्रकृति में जाता है और फिर संसाधन को ढूंढता है। तो यहाँ तक हो गया होगा। जिम्मरमैन का यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्नों में पूछा गया कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसाधनों का महत्व। संसाधन का क्या महत्व है? सारे विश्व में संसाधन का बहुत महत्व है, हमारे जीवन को सुगम बनाता है, सहज बनाता है। सारे विश्व में अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, मानव पहले उनका पता लगाता है, फिर वह अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास कैसे होता है छोटा नागपुर में हम लोग देख चुके हैं, उनके उपयोग की योजना बनाता है और उनका उपयोग करता है। उपयोग में लाकर ही वह उन्हें संसाधन बना पाता है। सीधी सी बात है, जो हमारे उपयोग का है वह संसाधन है। अगर किसी पदार्थ को हम अपने उपयोग में ला सके तो वह संसाधन है, हमारे उपयोग का नहीं है तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है। मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धि अत्यावश्यक है। बिना संसाधन का हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। संसाधनों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि इनकी खोज और प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है। अभी हम लोग उन्हें देखा कि मनुष्य कैसे 2 किलोमीटर गहराई में खदान में उतर जाता है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है, दुर्गम मार्गों पर चलकर दुस्साहसिक यात्राएं करता है। खान में उतरना क्या है? दुस्साहसिक यात्रा है, मरने का चांस रहेगा। विश्व के प्रायः सभी युद्ध इन्हीं संसाधनों को पाने या छीनने के लिए हुए हैं। अंग्रेज अपने यहाँ आए, क्यों आए? संसाधन के लिए आए। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, मसाला ले गया, फिर अन्य लोग आए, मसाला के लिए आए, रेशम के लिए आए,
फिर बाद में यहाँ कपास के लिए आए, फिर यहीं से कपास ले गए, वहाँ इंग्लैंड में कपड़ा तैयार किया, फिर उस कपड़े को बेचने के लिए आए। तो लगभग सभी युद्ध इन्हीं संसाधनों को पाने या छीनने के लिए हुए हैं। अभी जो कई सारे देशों में युद्ध चल रहा है, तो पता चलेगा आपको क्यों युद्ध कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम के खानों के लिए नहीं। तो पेट्रोलियम का खान क्या? संसाधन। संसाधनों की परिभाषा, संसाधन को कई रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये अब हम लोग जान गए हैं कि संसाधन क्या है, तो इसमें परिभाषा इसका क्या याद करना है। हम लोग कई तरह से परिभाषा उसका लिख सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन को सुखद समृद्ध बनाने तथा अपने आर्थिक विकास, अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। मूलभूत, फंडामेंटल, समझिए थोड़ा सा मूलभूत को, उपयोगी चीज है नहीं, ऐसे आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मान के चलिए कि ईंटा या ईंट, इसका मूलभूत पदार्थ क्या होगा? मिट्टी ना। अब मिट्टी के मूलभूत पदार्थ पर नहीं जाना है क्योंकि यह रसायन शास्त्र नहीं है। और वस्त्र, वस्त्र का मूलभूत पदार्थ कपास, रेशम, रेयॉन, एक्रिलिक, ढेर सारा, क्लास 6, 7, 8 में है। तो मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को संसाधन कहते हैं। ठीक, हमारे वातावरण में विद्यमान, विद्वान मतलब मौजूद, वो विद्वान पढ़ने लिखने वाला है, विद्यमान मतलब मौजूद, उपस्थित, वे सभी पदार्थ जो हमें उपलब्ध हों तथा हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वे केवल उसी स्थिति में संसाधन कहे जा सकते हैं जब हमें उन तक पहुंचने की तकनीक ज्ञात हो। अब पता चला कि 10 किलोमीटर नीचे पेट्रोल है, वहां आप पहुंच ही नहीं सकते, तो वह आपके लिए संसाधन नहीं है। साथ ही उनके परिष्करण और परिवर्धन के विभिन्न स्तरों पर होने वाले खर्चे के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, श्रम शक्ति हो तथा उनके उपयोग करने पर भी हमारी संस्कृति और परंपरा अक्षुण्ण रहे। एक दो वर्ड है यहाँ पर, एक परिष्करण। परिष्करण क्या होगा? परिष्करण कहते हैं शुद्धिकरण को, और उसको इंग्लिश में कहते हैं प्यूरिफिकेशन। तो परिष्करण, परिष्करण कहते हैं, एक मिनट, जो आपको उपयोगी लगे वह आप उसको आप नोट कर सकते हैं, इससे आपके सेहत पर कोई असर नहीं आएगा। शुद्धिकरण, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्यूरिफिकेशन। परिवर्धन, यह वर्ड जानना जरूरी है या नहीं? एकदम आवश्यक है, तो किताब वाला बेवकूफ तो है नहीं कि लिखता। परिवर्धन का अर्थ होता है विकास। परिवर्धन का अर्थ होता है विकास। आपको परीक्षा में पूछ दिया गया कि अपने संसाधन, आप अपने संसाधन का परिवर्धन कैसे करेंगे। अब आपको परिवर्धन पता ही नहीं है, आपको लग जाएगा कि परिवर्धन का मतलब होता है खाना, या परिवर्धन का मतलब होता है जलाना। तो जानना आवश्यक है। शब्द के ही जाल में तो छात्र फंस जाता। परिवर्धन का अर्थ होता है विकास, और विकास समझ ही है, डेवलपमेंट। कह रहा है कि वे केवल उसी स्थिति में संसाधन कहे जा सकते हैं जब हमें उन तक पहुंचने की तकनीक ज्ञात हो। जब हम संसाधन तक क्या करें, पहुंच सके, उतना टेक्निक्स हो हमारे पास कि हम 10 किलोमीटर नीचे पृथ्वी को क्या करें, खोद सके। ऐसे अभी तक खोदा नहीं गया है। सबसे जो
गहराई तक जो खोदा गया वो 2.5-3 किलोमीटर तक। तो कह रहा है कि उनके परिष्करण और परिवर्धन के विभिन्न स्तरों पर होने वाले खर्चे के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, साथ ही उस संसाधन का परिष्करण, डायरेक्ट पेट्रोल जैसे हम लोग गाड़ी में डालते हैं वैसा पेट्रोल थोड़ी मिल जाता है। पेट्रोल वो क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल, फिर उसका परिष्करण किया जाता है। परिष्करण कहाँ की जाती है? रिफाइनरी में। और आपको एक और चीज़ बता दें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो अपने इंडिया में ही है, और बहुत फेमस रहा वो स्थान अभी जहाँ पे वो रिफाइनरी है, चूँकि रिफाइनरी के मालिक के बेटे की शादी थी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है और वह जामनगर में है, और वो रिफाइनरी रिलायंस की है, मुकेश अंबानी की, और उसी के बेटे की शादी थी इधर, मोटा भाई का। उनके परिष्करण और परिवर्धन कहते हैं डेवलपमेंट, मतलब उसका विकास, उसको शुद्ध किए फिर उसको विकसित किए के लिए विभिन्न स्तरों पर होने वाले खर्चे के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, आपके पास पैसा हो, ठीक, श्रम शक्ति हो, मजदूर हो, तथा उनके उपयोग करने पर भी हमारी संस्कृति और परंपरा अक्षुण्ण रह सके, हमारे संस्कृति और परंपरा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। बड़ा ही अच्छा वर्ड है अक्षुण्ण, और अक्षुण्ण को कहते हैं अप्रभावित, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति पर जिसका कोई असर नहीं पड़े। अब ऐसा कोई चीज़ हम लोग किसी चीज़ को संसाधन बना ले और कोई दूसरा धर्म वाला बोले कि ना इस चीज़ को आप संसाधन नहीं बना सकते, या हमारे आस्था से जुड़ा हुआ चित्र है, आस्था से जुड़ा हुआ पदार्थ है या वस्तुएं हैं, चीज़ है, जो भी चीज़ हो, तो परंपरा अक्षुण्ण रह सके। वस्तुतः व्यापक रूप से मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहे जा सकते हैं। कह वस्तुतः व्यापक रूप से, एक बृहत स्तर पर जब हम बोले, व्यापक मतलब बृहत स्तर पर, मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहे जा सकते हैं। वह सब कुछ जो कि आपकी इच्छा की पूर्ति करे, आवश्यकता की पूर्ति करे, आपको आनंद महसूस करवाए, संसाधन है। आप डांस देखने जाते हैं कार्यक्रम में, तो डांस जो करने वाला, साथ ही यहाँ पर जो गाना गाने वाला, सब क्या है? संसाधन है, चूंकि आप उससे आपकी आत्मा तृप्त होती है। तो मनुष्य अपनी व्यापक समझ और सूझबूझ से अपने तथा विश्व के वातावरण से बिना प्रभावित किए जिन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग और उपभोग करता है, उपयोग और उपभोग यह भी अलग अलग चीज़ है। उपयोग को इंग्लिश में कहते हैं यूज, और उपभोग कंजम्पशन। चावल को आप क्या करते हैं? कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं। रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं बात को? रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं, या तो एक सामान्य सा उदाहरण हो गया, लेकिन उपभोग करने वाली चीज़ें आपकी निजी चीज़ होती है। जैसे आप मोटरसाइकिल का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, पहले उसको खरीदते हैं फिर उसका उपयोग करते हैं। जो पहले व्यक्तिगत हो गई आपकी, फिर उसका आप उपयोग किए तो कहलाएगा उपभोग। या साधारण से वो चावल वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए। कंजम्पशन इंग्लिश वर्ड समझने में दिक्कत होगा, ऐसे लगेगा कि उपयोग और उपभोग एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग बातें हैं। अगर एक ही रहता तो और नहीं लिखा हुआ रहता, या लिखा हुआ रहता। उपयोग जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, उपभोग जिसको कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं। नहीं, खाना का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। और जैसे ट्रेन पर चढ़ना होता है, हवाई जहाज, बस, ये सब का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखता है। सामंजस्य मतलब तालमेल बनाए रखता है, उन्हें ही मूल रूप से संसाधन कहा जाता है। कोई गायक
गाना गाने वाला, चित्रकार या साहित्यकार अपने क्रियाकलाप से धन कमाता है तो ये कार्य भी संसाधन कहलाता है। कोई गायक जब आपको गाना सुनाता है तो आपको गाना सुनने के बाद क्या होती है? खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो गायक आपके लिए क्या है? संसाधन है। आप गायक को पैसा दिए तो आप भी गायक के लिए क्या है? श्रोता। देखिए, श्रोता के लिए गायक संसाधन हो गया और गायक के लिए श्रोता संसाधन हो गया। ठीक, क्योंकि गायक श्रोता को सुख पहुंचाता है और श्रोता गायक को सुख पहुंचाता है पैसा दे करके। फिर गाने सुनने में तो आपको प्रसन्नता मिलती है, पढ़ने में दुख महसूस होता है। तो जिस बच्चे को पढ़ने में दुख महसूस होता है उसके लिए शिक्षक संसाधन नहीं है। जिनको पढ़ने में अच्छा लगता है उसके लिए शिक्षक क्या है? संसाधन है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण। और इस तरह से ऊपर जाएगा संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट, संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। बांटेंगे कैसे संसाधन को? संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। विभिन्न दृष्टिकोण है इसके बांटने का। पहला, उपलब्धता के आधार पर, किस प्रकार से आपके बीच वह उपलब्ध हो रहा है। उपलब्धता के आधार पर प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। प्रकृति प्रदत्त जो कि प्रकृति से आपको प्राप्त होता है, मानवकृत जिसका इजाद मानव किया। प्रकृति प्रदत्त में सूर्य, अन्न हमारे उपयोग के लिए जो पशु पक्षी, खनिज, ये प्रकृति प्रदत्त। मानवकृत में हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, कलम, कॉपी, ये सब मानवकृत। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जैविक, जो जीवित जीव से प्राप्त हुआ है, और अजैविक जो कि निर्जीव से प्राप्त हुआ है। पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय, जिसको हम लोग खपत करेंगे तो फिर उसकी पूर्ति कर रहेंगे, रिन्यूएबल। और अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जिसको कि प्राप्त करने में लाखों हजारों वर्ष लग जाए, जो पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है। स्वामित्व के आधार पर मालिकाना, तो मालिक के कई तरह के, जो आपके का पर्सनल संसाधन है निजी, पूरे गांव वाले का है सामुदायिक, खेल का मैदान, निजी में आपका घर हो जाएगा, मोटरसाइकिल हो जाएगी आप। राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे राष्ट्र का है। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें सभी राष्ट्र का या कई राष्ट्र का संसाधन जो है, कई राष्ट्र का स्वामित्व है। विकास के स्तर का आधार पर संभाव्य, जिसकी संभावना देखी जाएगी कि वो वहाँ पे मिल सकता है। ज्ञात, जिसके बारे में हमको पता है। भंडारित और संचित। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।